हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसे हो भाई लोग? सो वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ मी, दैट इज प्रशांत जैन। और दोस्तों, बहुत अमेजिंग ये एपिसोड होने वाला है क्योंकि ये एक तरह से एक सक्सेस स्टोरी है, राइट? सो यहाँ से दोस्तों वापस से स्टोरी के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? सो दोस्तों, किसी रीजन से मैं आप लोगों के लिए स्टूडियो पे नहीं आ सका। लाइक आई एम अ बिट सिक। काफी टाइम हो गया अब तो मेरे को सिक होते हुए। बट देन ये मौसम ऐसा चल रहा है जहाँ पे सीजन चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगता है। सो आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टैंड फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड सिंस आई हैव टू मेनी क्लासेस टुडे, सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस सेशन वाइल सिटिंग। ठीक है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, बट दोस्तों मेरा फेस विजिबल है, एंड that is all that is required, right? So welcome to the vlog series again. Learn from the mistake of others. You cannot live long enough to make them all yourself. एलियोनोर रूजवेल्ट ने ये कहा था, और इसको हम यहाँ पे यथार्थ कर रहे हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा 11th बिल्कुल मक्खन चली गई थी, एंड तक आते आते फर्स्ट रैंक भी आने लग गई थी, बट 12th की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ जिससे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ। और हार्ट ब्रेक जब भी होता है तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई पर। और दोस्तों, मेरी पढ़ाई पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। जेई 2007 का पेपर दिया, अच्छा भी गया, बट जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। और फिर उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखो दोस्तों, सिचुएशन समझना आप लोग, ठीक है? और ये दोस्तों, एक मिनट, कहाँ गया हमारा जो यार मेरा मैसेज था, वो कहाँ गया? खैर नंदलेस, वो मेरी स्लाइड शायद मिस आउट हो गई मुझसे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक आई टेल यू एनीवे, मेरे को याद है क्योंकि वो दोस्तों वो टाइम था, मैंने आप लोगों को मेरी मदर का जो रोल है वो बताया। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मदर के बारे में बताना चाहता हूँ, राइट? सो मेरे मदर और फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सो माई मदर इज 10th और 11th पास में भी, और मेरे फादर ने 12th क्लास पूरी करके फर्स्ट ईयर बस कॉलेज का अटेंड किया था। देन ही ऑल्सो ड्रॉप्ड आउट, ताकि वो मतलब अपना जो बिजनेस है उसको परस्यू कर सके, ठीक है? और फिर भी, बट और मतलब मेरे पेरेंट्स ने देखो कभी भी क्या है कि जो मेरी पढ़ाई है ना, उसके अंदर इंटरेस्ट तो शो किया है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बट दे वर नॉट एबल टू हेल्प मी आउट ऑब्वियसली, बिकॉज दे बोथ वर फ्रॉम हिंदी मीडियम, एंड जो पढ़ाई थी वो काफी अपडेटेड थी। और मोर मोर देन एनीथिंग एल्स, वी वर 4 किड्स, ठीक है? तो मेरा बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन है, और फिर एक मेरा कजन ब्रदर भी है जो हमारे साथ ही रहता था, बिकॉज उसके जो फादर मदर हैं, वो जो मेरे चाचा चाची हैं, वो हमारे गांव में रहते थे, जिस गांव से मैं हूँ बेसिकली वहां पे रहते थे। तो हम 4 लोग होते थे, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का अटेंशन डिवाइडेड रहता था। तो मैंने स्टार्टिंग से ये सीखा था यार कि भाई पढ़ना खुद ही पड़ेगा, राइट? तो मैं पढ़ता था और सब चीजें थी। और दोस्तों, आप कुछ भी हो, देखिए आपके पेरेंट्स, हो सकता है कि आप लोग की डायरेक्टली हेल्प ना करें, बट इमोशनल एक ऐसी चीज होती है जो आपके पेरेंट्स समझते हैं, राइट? दे हैव रेज्ड यू, राइट? सो आपका एक एक एक्सप्रेशन, एक एक इमोशन वो समझते होते हैं, राइट? तो अब उस समय क्या होता था, देखे जैसे मैंने आप लोग को बताया कि भाई कोई डिमांड करना मैंने बंद कर दिया कि भाई ये बनाओ ये बनाओ, ये सब चीजें मैंने बंद कर दी थी। तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी को लग रहा था, बट उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। फिर क्या हुआ कि एक टेस्ट होता है, ठीक है? जो टेस्ट हुआ, और उसके अंदर मेरी रैंक आउट ऑफ 20 आई। अब आप जस्ट इमेजिन करना दोस्तों, मैं स्कॉलरशिप टेस्ट में फर्स्ट आया था, ओपन टेस्ट में फर्स्ट आया था, तो मेरी रीसेंट परफॉर्मेंस जो थी ना 11th क्लास की, वो बहुत अमेजिंग चल रही थी। बट ये जो रिजल्ट था, इसमें मैं टॉप 20 के बाहर था, इसमें मेरी रैंक आई, हाईएस्ट के स्कोर आए। तो उसके बाद मेरी मदर को लगा कि यार ये जो परफॉर्मेंस है ना यार, ये ऐसा कैसे हो गया, एकदम से ऐसा कैसे हो गया? 6 महीने का सबसे खराब रिजल्ट दोस्तों मेरा आया था, ठीक है? 6 महीने का सबसे, मतलब अगर मैं केवल एब्सोल्यूट सेंस में कहूं तो दोस्तों यार देखो, रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं था, और खराब होता भी नहीं। आप इमेजिन करो, अभी भी 3-4 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉप 20 के बाहर ही तो हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट आपकी मेंटेलिटी, उस समय आपकी मेंटेलिटी क्या है? आपको आदत है टॉप 10 में रैंक लाने की, आपकी आदत है टॉप 3 में रैंक लाने की, बहुत बार आप फर्स्ट रैंक ला चुके हो, उसके बाद अगर आपकी टॉप 20 के बाहर आ जाती तो सबको अजीब लगता है, राइट? सो ऑब्वियसली माई मदर एंटिसिपेटेड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है? एंड बिलीव मी, शी डिड नॉट आस्क मी व्हाट वाज रॉन्ग। शी हैड अ बिलीफ कि भाई कोई बहुत बुरी चीज तो इसने नहीं की होगी, ठीक है? तो शी सिंपली टोल्ड मी वट एवर, मतलब जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है ना यार, उसको लेके पकड़ के मत बैठे रहो, ठीक है? आगे बढ़ो।
क्योंकि अगर तुम इसमें आगे नहीं बढ़ोगे तो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। और फिर उसके साथ जो बहुत सारे एडजेक्टिव्स थे, मेरे राजा बेटा, ये सब चीजें तो ऑब्वियसली थी ही सही। और बट वो जो कॉन्वर्जेशन थी ना, ठीक है, वो कॉन्वर्जेशन दोस्तों बहुत ही एम्पावरिंग थी। बिकॉज व्हेन यू सी कि आप किसी ट्रबल में हो, आप पता है जब आप ट्रबल में होते हो या फिर आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे होते हो ना, आप नेगेटिव एनर्जी भी ट्रांसपोज कर रहे होते हो। मतलब आप लोग आपके जो सराउंडिंग्स है ना, उसमें नेगेटिव एनर्जी जाती है आपकी वजह से। और उस वो जो नेगेटिविटी है ना, वो आपके जो लव्ड वंस है ना, वो बहुत अच्छे से कैच करते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से कैच करते हैं, मतलब जैसे आपकी मदर हो गई, आपके फादर हो गए, वो अच्छे से कैच करते हैं और वो समझ जाते हैं इस चीज को। तो उन्होंने मुझसे बात की और फिर मुझे भी ये चीज रियलाइज हुआ, जैसे मैंने आप लोग को पिछले के पिछले एपिसोड में बताया था, उसके बाद वापस से ग्लास ग्लास जो है वो हाफ फुल दिखने लग गया। ठीक है। एक ऑप्टिमिज्म आया कि हाँ यार, मतलब क्या हुआ है, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतनी कोई बुरी बात थोड़ी है। ठीक है यार, जो चाइल्डहुड ड्रीम था, हर चीज थोड़ी मिलती है लाइफ में। आप बस एम कर सकते हो, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो। हमेशा रिजल्ट आपके फेवर में आए, ये गलत चीज है। ठीक है। और ये एक चीज होती है ना यार, कि लाइक फेयर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, यार ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज बोल रखी थी, और बिल गेट्स ने भी ये बोल रखा है यार, है ना, बिल गेट्स ने भी ये चीज बोल रखी है, लाइफ इज अनफेयर, लर्न लर्न टू लिव विद इट। अगर आप लाइफ को कोसते रहेंगे क्या, लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर, दोस्तों ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है ये, कि लाइफ इज अनफेयर। बस पॉइंट ये है कि आप लोगों को लाइफ जो अनफेयर है ना, उसकी फेयरर साइड में होना है। और फेयरर साइड पे आप तभी हो सकते हैं जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं, जब कंसिस्टेंटली आप एफर्ट मारते रहेंगे, तब दोस्तों आप लोग फेयरर साइड में आ जाएंगे। राइट। अब यार दोस्तों, उस समय क्या प्रॉब्लम हो गई कि यार कि अब केवल कंसंट्रेशन तो प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, और सॉल्व भी हो गया था उसी दिन। मेरे को समझ में आने लग गया कि यार चलो अब मुझे वापस से चीजें सही करनी है। फिर मैं बैठा, अपनी प्रॉब्लम्स निकालने लगा कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है। फिजिक्स की किताब खोल के देखी, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रिसिटी चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी ड्रास्टिकली डिफरेंट है अप्रोच में मैकेनिक्स से। राइट। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी थियरी होती है। और अब देखो दोस्तों, पता क्या होता है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इमेजिन करवाता हूं। मतलब करंट है ना, करंट की क्वांटिटी भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज मेरे को बार बार खटकती थी, आई डोंट नो व्हाई मेरे को खटकती थी ये चीज यार। मतलब ये क्या बात हुई यार, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये भाई ठीक है। फिर उसके बाद करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं है, तो ये और एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। मतलब विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा इशू था मुझे उसके अंदर। ऑब्वियसली उसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे ना, वो इतने सारे थे। मतलब मैकेनिक्स में क्या होता है यार, मैकेनिक्स में क्या होता है, आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए, सारी फोर्स आपने एक्ट कर दी, और फिर फोर्स बैलेंसिंग आप लोगों ने सीख ली, तो आपका काम हो जाएगा। मोर और लेस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे। मतलब इट इज लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लो, अच्छे से केसेस बनाना सीख जाओ, पक्का आप सही करोगे, पक्का आप सही करोगे। ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, मैं लैग का, कुछ बच्चे लैग का बोल रहे हैं, आई होप अब लैग नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी करेक्ट इट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। ओके, सो इज इट ओके नाउ, इज इट ओके नाउ, इज इट ओके नाउ? चलिए। सो मैं दोस्तों आपको स्टार्टिंग से बता रहा था। ओके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था, बेसिकली देखो, अब मैंने अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। फिजिक्स के अंदर यार मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट आ गया, करंट के अंदर ये चीज होगी कि भाई डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मगर इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद पता है, मतलब करंट जो फ्लो होता है ना, वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, वैसे वैसे वोल्टेज में चेंज होता है। ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी जो हो रहा था ना, अब हमें ये सिखाया गया था कि भाई आप डिफरेंशिएट तभी कर सकते हो जब कुछ कंटिन्यूस फंक्शन हो। राइट। मगर यहां पे तो एक एक करके करंट जा रहा है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इट इज क्वांटाइज्ड। तो सर बताते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है, मगर ये इतना छोटा सा डिफरेंस होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन डू दैट। अब मेरे को क्या इस तरह की चीजें डाइजेस्ट नहीं होती थी।
और मैकेनिक्स के अंदर मैंने क्या सीखा था यार कि भाई एक फ्री बॉडी डायग्राम है, अगर तुम लोगों ने सारी फोर्सेस अप्लाई कर दी और फिर फोर्स बैलेंसिंग करना सीख गए, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एफ इक्वल टू एम ए लगाना है बेसिकली, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, राइट। तो ये बिल्कुल लाइफ सॉर्टेड थी मैकेनिक्स के अंदर, चाहे रोटेशन भी आ गया ना उसके बाद भी थोड़ा बहुत सीख लिया था उसको। मगर इलेक्ट्रिसिटी में इतनी थियरी थी कि मेरे को थोड़ा सा बोर लग रहा था। इसका मतलब ये था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में बहुत भयंकर कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा, कुछ अजम्पशंस है उनको मानना पड़ेगा और उन अजम्पशंस को अप्लाई करके थियोरी बिल्ड करनी पड़ेगी। और मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो रहा था। अब यार पता है ये जब सारी चीजें क्लियर हुई ना मेरे साथ, तो मेरे को एक चीज मेरे को लगी कि यार इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई ना मेरे साथ, वो था लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कॉन्सेंट्रेट किया नहीं बेसिकली, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के अंदर क्या हो रहा था दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ चल रही थी। फिजिकल केमिस्ट्री 3 स्लॉट्स में चल रही थी, ऑर्गेनिक एक चल रही थी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ाती थी वीपीएम मैम, एक वीपीएम मैम होती थी यहाँ पे जो डॉक्टर थी, मतलब ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो अब आप इमेजिन करो मैं कैसे पर्सन से पढ़ रहा था, ठीक है। एपी सर मैंने बताया था आप लोगों को, उनसे पढ़ रहा था, बिल्कुल आईआईटी दिल्ली के आदमी। अब वो हमें 12th में नहीं पढ़ाते थे, 12th में हमें पढ़ाते थे एक मतलब एक और टीचर थे जो एसपीआर सर, मैंने बताया था ना, जो पहले मैथ्स पढ़ाते थे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाने लगे हमारे टाइम पे, अब फिजिक्स पढ़ाते हैं, अब वापस से केमिस्ट्री के एचओडी बन गए। तो ये पर्सन हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे, बट मैम जो पढ़ाती थी ना वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो अब केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक का मेरे को इशू लगा। ऑब्वियसली मैं मैम से हेजिडेंट था, ठीक है, बहुत सीनियर थी वो, लाइक शी मस्ट बीन 50s और मे बी पॉसिबली मतलब लेट 50s और अर्ली 60s के अंदर थी वो। तो मेरे को ये इशू हो रहा था दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बात की उनसे, एसपीआर सर से मैंने बात की। एसपीआर सर से मैंने बात की कि सर ये मेरी केमिस्ट्री में इशू है, मैं दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिजिक्स में मैंने आरकेवी सर से बात की। अब मेरे को एसपीआर सर ने अकेडमिकली कुछ चीजें बताई, अकेडमिकली जैसे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हो, जो भी आप रिएक्शन देख रहे हो, उसको एनालाइज करके आपको खुद को शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने अभी तक ये काम नहीं किया था और मैम ने भी हमें नहीं बताया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैम हमें बताती थी कि ये रिएक्शन होता है, इसमें इस तरीके से प्रोसेस चलती है और ये हम लोग को ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात हो चुकी थी, नॉमेनक्लेचर हम लोग 11th में पढ़ चुके थे, तो वो सब चीजें तो ठीक थी, बट मेरे को चीज एक्चुअली पकड़ में नहीं आ रही थी। सो लाइक मेरा स्ट्रेंथ क्या है, एनालिसिस करना। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, एनालिसिस करना, तो मैं एनालिसिस करता था, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि भाई मेरे को एसपीआर सर ने बताया कि भाई तुम एनालाइज करो, तुम इसी तरह के पर्सन, तुम एनालाइज जब तक करोगे ना तब तक तुम खुद पैटर्न नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम्हें क्लियर नहीं होगा। तो मैंने खुद पैटर्न बना बना के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिखना स्टार्ट किया। और फिर आरकेवी सर ने मुझे एक चीज बताई, जो हमारे जो रेजोनेंस के हेड थे, अब उन्होंने ये चीज बताई, ठीक है। उन्होंने मुझे पॉजिटिव नेगेटिव की थ्योरी बताई, ठीक है। ओवरऑल बताया कि यार तू मोटिवेटेड मुझे कम लगता है। तो कैटेगरी 1 देख, हमारे 4 तरह के टास्क होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया 4 तरह के टास्क होते हैं। पहला, जो काम हमें करना चाहिए और अगर वो हम कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, तो उसको ये बोलते थे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। फिर कैटेगरी 2, जो काम हमें करना चाहिए और हम वो नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। कैटेगरी 3, जो काम हमें नहीं करना चाहिए और अगर वो हम कर रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। कैटेगरी 4, जो काम हमें नहीं करना चाहिए और अगर वो हम नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। भाई साहब, मेरे को लगा ये तो गजब ही थियरी है यार, समझ रहे हो, मेरे को तो बिल्कुल मजा आ गया कि क्या थियरी बताई है सर आपने। फिर मेरे को बस अब ये समझना था कि भाई कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 में मुझे होना है, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में मुझे नहीं होना है, समझे क्या। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग थियरी मुझे सर ने बताई, है ना। पॉजिटिव इंटू मतलब मेरे को खुद बोला ना यार, देख तेरे सबसे बढ़िया मार्क्स मैथ्स में आते हैं, तेरे को मैथमेटिक्स तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये तुझे पता है। अब इसको एनालाइज करते फिर उन्होंने मुझे ये एनालिसिस बताया, ठीक है। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, मतलब बहुत ही अमेजिंग तरीके से मुझे अप्लाई करनी पड़ी। अब मैंने सोचा कि यार देखो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नोट्स बनाने चाहिए, मुझे अपना जो भी वीकनेसेस है उनको लिखना चाहिए, मुझे उनको सॉल्व करना चाहिए। ये हो गया कैटेगरी 1। मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे जो चीज हो चुकी है ना उसको लेके बैठना नहीं चाहिए,
जो हो गया सो हो गया, all that is done is done, that cannot be undone. If something cannot be undone, you should not grieve about it, right? तो मैंने ये सिंपली ये चीज सोची और मैंने अब समझ लिया कि भाई 3 लोग बोल चुके हैं, नाउ इट इज टाइम टू लेट गो। ठीक है, मैं मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या नहीं कर रहा था। मुझे ध्यान से लेक्चर सुनने थे फिजिक्स के, मैं वो नहीं कर रहा था, तो वो मैं अब तुरंत चालू करूंगा। फिजिक्स के लेक्चर ध्यान से सुनूंगा, जो भी छूट गया है उसको कैसे कैसे करके खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मैं खुद से खत्म करने की कोशिश करता था। मैं अपनी जो सबसे बढ़िया चीज मानता हूं ना दोस्तों, वो ये है कि मैं खुद से करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कहीं पे फंस रहा हूं ना, मैं इमीडिएटली टीचर की हेल्प नहीं मांगने जाता, मैं पहले खुद से फाइट मारता हूं उस पर, चाहे मैं अपने दोस्त की हेल्प लूं। क्योंकि अगर मैं दोस्तों की हेल्प लूंगा ना, देखो एक फ्रेंड आपकी बात, जो आप ही के बैच में है और आप ही के मेंटल लेवल का है ना, वो आपकी बात क्यों समझ पाएगा? क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है ना, हो सकता है वो उसको भी आ रही हो। टीचर वो प्रॉब्लम कभी कभी नहीं समझ सकता, राइट? क्योंकि टीचर के लिए वो सब्जेक्ट मतलब ऐसा है जिसको वो सालों से पढ़ा रहा है, तो उसको वो सिंपल चीज लगती है, राइट? तो ये चीज हो रही थी दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प ली, विशाल राज की, जो मैंने बताया, जिसको फिजिक्स बहुत बढ़िया आती थी। ठीक है, उसको बहुत बिल्कुल बढ़िया चमक रही थी और उसकी फर्स्ट रैंक भी आ रही थी, मतलब इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक आई थी उसकी। मेरी जिसमें आउट ऑफ 20 आई थी ना, उसमें उसकी फर्स्ट रैंक आई थी, तो ये नया टॉपर आ गया था। ठीक है, उसके बाद जो काम हमें नहीं करना चाहिए और अगर वो हम कर रहे हैं, वो मैंने बता ही दिया। तो अब मेरे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था दोस्तों कि भाई लाइफ में करना क्या है। अब नेक्स्ट टेस्ट का नोटिस लग चुका था। ठीक है, रिजल्ट खराब हो ही चुका था। वेंसडे को मेरा रिजल्ट आता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। फ्राइडे को लगा था कि भाई 16 दिन बाद या 14 दिन बाद हमारा अगला रिजल्ट, अगला टेस्ट होगा। ठीक है, अगला टेस्ट दोस्तों हमारे अनाउंस हो गया। अब इस टेस्ट के अंदर दोस्तों कुछ 11th के टॉपिक्स आ रहे थे और कुछ 12th के टॉपिक्स आ रहे थे। इसका मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ का था। क्यों? क्योंकि भाई मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत शानदार थी, मेरा रिटेंशन बहुत बढ़िया था, मैंने सब लोगों के नोट्स बना रखे थे, सब चीजों के नोट्स बना रखे। जेई में परफॉर्मेंस मेरा अच्छा क्यों आया? क्योंकि मेरे को 11th पूरा क्लियर था, 11th बहुत अच्छे से रिवाइज था। तो मैंने ये सारी चीजें सोची कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ का टेस्ट है, तो भगवान साथ है। वही ना, देखो, तो जब आप पॉजिटिवली सोचते हो ना, तो आप पॉजिटिवली ही सोचते हो। अब आपको लग रहा होता है कि हाँ भाई भाई सही है, ब्रह्मांड आपके साथ है। वो बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज करना चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो दोस्तों मैंने ऐसा ठान लिया था कि अब बढ़िया तरीके से वापस से टॉप 3 में रैंक लानी है। तो अब बस भगवान मेरा साथ दे रहा है। मैंने मेहनत करने की ठान ली है, तो अब भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। ठीक है, लगा सिलेबस, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी जो थोड़ी सी बर्बाद थी, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और फिजिकली आ रही थी जो थोड़ी सी आबाद थी। ठीक है, तो अब टेस्ट का सिलेबस लगा, मैंने वापस से वही अपने नोट्स को देखा, अपने नोट्स को एनहांस किया अपने फ्रेंड्स की मदद लेके। तो पहला एक हफ्ता मुझे अपने दोस्तों नोट्स वापस से उसी तरह से करने में लग गया जैसे मैं 11th में रखता था। ऑब्वियसली जब मेरा मोटिवेशन नहीं था, जब मैं डिमोटिवेटेड था, तो मैं बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, अपने नोट्स को पहले एक हफ्ते तक पूरा सही किया जैसे मैं चाहता था। जितना भी मेरा होमवर्क का बैकलॉग था वो खत्म किया। अब इसका मतलब ये था कि मेरे पास रिवीजन के लिए एक हफ्ता कम हो गया था। तो मैंने जितना भी एक हफ्ते में मैं रिवीजन कर पाया मैंने किया। जो भी 11th के टॉपिक्स थे मैंने उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रखा था। मैंने क्योंकि उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रखा था, तो मैंने ये कॉल लिया कि भाई मैं पहले 12th के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ, 12th के टॉपिक से कुछ फ्रेश क्वेश्चंस कर लेता हूँ। वही सीबीए टैगिंग थी मेरी, जो डिफिकल्ट टॉपिक लगते थे उनको सबसे पहले रिवाइज किया, जो फिर रिलेटिवली इजी थे उनको फिर किया, फिर जो सबसे इजी थे उनको बाद में किया। ऐसे करके मैं पूरा जैसे तैसे रिवाइज करके गया। मैं दोस्तों ये चीज मानता हूं कि मैं हर एक टेस्ट को बहुत ईमानदारी से और ऐसे देता था कि भाई यही मेरा जेई का पेपर है। इस पेपर को भी मैं उसी इंटेंसिटी से, उसी थॉट प्रोसेस से देने की कोशिश कर रहा था। और बट मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि मेरी जो प्रिपरेशन है ना, वो शायद 90% तक है। 90% तक मतलब कि मैं बिल्कुल जितना कॉन्फिडेंट होता हूं ना पेपर से पहले, उतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं था, राइट? तो अब भाई पेपर था वही 9 से 12, 2 से 5 नोटिस लगा। ठीक है, अब कभी भी दोस्तों मेरी लाइफ में सब चीजें सिंपली हो जाए ऐसा तो होता नहीं, राइट? ऐसा तो होता नहीं। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो पीरियड था ना, उसमें समर ब्रेक लग गए थे। ठीक है, मई जून समर ब्रेक हो चुकी थी। और यहां पे आता है कहानी में फिर से ट्विस्ट। एक हफ्ता बचा हुआ था। ठीक है, एक हफ्ता बचा हुआ था। समर्स में क्या होता है, सुबह खाली होती है, कोचिंग तो आपकी इवनिंग में होती है। फिर सुबह क्या होता है, जैसे खाली होती है ना, सुबह हम जाते हैं खेलने, राइट? सुबह होता है क्रिकेट का टाइम। तो सुबह हम लोगों ने क्रिकेट का टाइम बना लिया। भाई वेले तो थे ही सही सब लोग, मतलब सब आपकी तरह जेई की प्रिपरेशन थोड़ी कर रहे होते हैं। सब लोग
ऐसा थोड़ी होता है भाई, हमारे बचपन के भी दोस्त थे जो हमारे साथ समर में हमेशा क्रिकेट खेला करते थे। सो वही सुबह 5:30 बजे उठना, सुबह 5:30 बजे उठ के फिर अपने मतलब क्रिकेट के लिए जाना। ठीक है, तो यही सब चीजें थी, लोगों ने इनवाइट किया हुआ था। अब कितनी बार मना करो यार दोस्तों, पता है कोई चीज अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद हो ना, जैसे मुझे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, इस उम्र में भी हर संडे मैं खेलने जाता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं मतलब मैंने सोचा था कि यार मैं क्रिकेट तो नहीं खेलूंगा, पहले मैं अपनी पढ़ाई सही कर लेता हूँ। बट फिर क्या है दोस्तों, वही मैं क्या है ऑलराउंडर था। अब मेरे एक दोस्त का फोन आया मुझे, मेरे दोस्त का फोन आया, यार भाई एक बंदे से शर्त लग गई, 500 रुपए की शर्त है। ठीक है, क्रिकेट का मैच खेलना है और एक प्लेयर शॉट पड़ रहा है, मेरे पास बॉलर नहीं है बॉलिंग डालने के लिए। ठीक है, अब तेरे को देख, तू आना, बॉल डाल के चला जाना, बस बस बॉलिंग करके चला जा। मैंने उसको बोला यार भाई मैं आउट ऑफ टच हूँ यार, मैं कैसे बॉलिंग करूंगा, मैं अगर मैंने तेरे लिए पता है सुसाइडल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मेरी बॉल सब ऐसी धोएंगे ना जो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तेरे लिए। 500 रुपये तू हार जाएगा। 500 रुपये की बहुत वैल्यू थी दोस्तों, आप इमेजिन करो 100 पेटीज आ सकती थी। ठीक है, देखो अपनी क्या है दोस्तों, जो करेंसी है ना वो पेटीज है, समझ गए ना आप लोग, मतलब आप लोग पूरा मोटिवेशन समझ ही चुके हैं। भाई 100 पेटीज मुझे दिखती हैं 500 रुपीज के अंदर। ठीक है, तो क्या होता था, 500 रुपए का मैच लगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 500 रुपए का आदान प्रदान होगा, ये है कि भाई ये टीम सामने वाली टीम को पार्टी देगी, और 12-12 14-14 लोग आते थे। ठीक है, तो भाई मैंने सोचा कि यार 500 पेटीज की वैल्यू, मतलब 100 पेटीज की वैल्यू का मैच है, तो यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने उसको बोला कि यार नहीं हो पाएगा। अब फिर वो भी शाना था। ठीक है, तो वो हीरो क्या बोलता कि अबे तू आ, पता है तेरे को कौन देखने आएगा मैच, अपने स्कूल की कुछ लड़कियां भी मैच देखने आएंगी। मैंने कहा कैसे, कि भाई हमारी लोकेलिटी में ही रहती हैं, दादाबाड़ी में, हम लोग बसंत विहार, मैं बसंत विहार में रहता था दादाबाड़ी में। तो दादाबाड़ी में पता है दोस्तों, हमारा स्कूल भी दादाबाड़ी में था, तो आसपास की जितने भी लोग थे ना सब हमारे स्कूल में पढ़ते थे। तो अब समर ब्रेक लगी है, तो हमारे स्कूल की कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स है ना, वो कॉमर्स में थी। ठीक है, अब वो ग्राउंड के आसपास सब जगह घर थे, होते ना दोस्तों, देखो एक पार्क टाइप बना हुआ है, उसके चारों तरफ घर ही घर है और एक गली है। ठीक है, तो पार्क लोकेशन वाले मकान सुने आपने, पार्क लोकेशन वाले, तो उन पार्क के अंदर क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी सुबह मान लो बोर हो रहे हैं, अब टीवी इतनी इतनी थी नहीं, यूट्यूब यूट्यूब इतना था नहीं, तो लोग क्या है सुबह आके मैच ही देखने लग जाते हैं। तो बालकनी में दोस्तों, वही जैसे धोनी में दिखाया ना आप लोगों को, एक वो बंदा था जो धोनी का फ्रेंड था, जो बालकनी में सिक्स मारता है। तो इस तरह से दोस्तों हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि भाई धोनी के यहीं पे होता था, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता था। ठीक है, अब अपने तो अपन देखो बिल्कुल पतले, 50-60 किलो के आदमी थे, 50-60 किलो का आदमी क्या ही सिक्स मारेगा, समझ रहे हो आप लोग। तो हम क्या है कि बस ऐसे ही जो सिक्स मारता था उसको देख के खुश हो लेते थे। अपन लोग तो इस तरह के आदमी थे, बाकी मेनली बॉलर और बढ़िया फील्डर थे। ठीक है, तो भाई अब इस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की उसने। ठीक है, और देखो दोस्तों अपन क्या है कि इन सब चीजों से हमेशा से कन्विंस होते हुए आए हैं, समझ रहे हो। अपना क्या है, दीन ईमान बहुत सस्ता है, इन सब में थ्रेशोल्ड बहुत कम है। तो फिर एकदम से वापस से पढ़ाई थोड़ी सी सेकेंडरी हो गई कि हाँ यार अब चलना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने पता है अपने आप को क्या बोला, आप देखो दोस्तों क्या होता है कि अब इंटेंट तो बन ही गया है, अब इंटेंट तो बन ही गया है जाने का। ठीक है, इंटेंट तो बन ही गया है कि भाई अब तो जाना है। तो अब खुद को कैसे समझा रहे हैं, समझना आप लोग कि यार देखो इतने दिन से मैं यार घर के अंदर ही हूँ, है ना, मन भी नहीं लग रहा था, कुछ ढंग से खाया भी नहीं, तो एक बढ़िया फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। संडे के मैचेस भी मैंने मिस कर दिए बहुत सारे, तो अब मेरे को जाना चाहिए यार। ठीक है, तो मेरी क्या है आउटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, तो मैंने अपने आप को समझा लिया, वही 5:30 बजे उठ के गए। ठीक है, अब जो हुआ नहीं हुआ, वो जो भी उसने चीजें बताई थी ना वो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। सुबह 5:30 बजे कौन उठेगा अभी, 20-20 ओवर का मैच था, 20-20 ओवर का मैच था। 4 ओवर मैंने किए, क्योंकि उसके बाद बॉलर थे नहीं तो उसको 4 ओवर मुझसे कराने पड़े। सिंपल एक ही रूल था भाई, हाथ घुमा के बॉलिंग आनी चाहिए, अगर हाथ घुमा के बॉलिंग नहीं आती ना तो बॉलर नहीं कर। तो उसके पास 4 ही बॉलर थे जो हाथ घुमा के बॉलिंग करते थे मेरे अलावा, तो मैं पांचवा था। भाइयों मैंने 4 ओवर के अंदर 65 रन खाए, समझ लो, 4 ओवर में 65 रन खाए। ठीक है, कुछ ओवर मेरे 10-10 बॉल के भी गए, जिसमें वाइड बहुत साइड डाले, फिर आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, क्या करते। ठीक है, तो अब पता ही आप लोग को दोस्तों, जब आप 12th क्लास में होते हो और जब इस तरह का प्रदर्शन आपका रहता है,
तो आपके जो दोस्त लोग होते हैं वो आपका शब्दों से स्वागत करते हैं, समझ रहे हो? बहुत अच्छे अच्छे शब्द मुझे बोले गए कि ठीक है, मार तो सकते नहीं है, तो शब्दों से मारने की कोशिश की जाती है। अब अपने को क्या है कि भाई दोस्तों, हम क्या दिल पे कभी लेते नहीं है बातों को, इस तरह की बातों को कभी मैंने दिल पे ली नहीं कि भाई दोस्त लोग हैं, ठीक है, दोस्त लोग क्या ही करेंगे यार, मतलब ठीक है कुछ बोल के शांत हो जाएंगे, तो अपन ने कभी क्या दिल पे ली नहीं। अब सुबह हो गई, लास्ट वीक था दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन का, वापस घर पे आए, मैच खेलते हो 20-20 ओवर का, जब आप मैच खेलते हो इतने दिनों बाद खेल रहे हो तो हाथ पैर तो दुखेंगे ही सही। आके सो गए, वो पूरा आधा दिन मेरा बर्बाद हो गया उस दिन। लकीली मेरी कोई क्लासेस नहीं थी, मैंने बताया था ना ऑल्टरनेट डे क्लासेस होती थी हमारी, तो उस दिन क्लासेस नहीं थी, तो वो हो गया। बट फिर पढ़ने बैठे, फिर वापस से दोस्तों क्या होता है कि अब जैसी भी है तो आप ही की परफॉर्मेंस, एकदम से सोचने में आया यार मैं 4 ओवर में 65 रन खा कैसे गया, ठीक है। फिर क्या होता है ना, जो भी थोड़ा सा भी सेल्फ एस्टीम वाला बच्चा होता है ना, वो पूरी चीज को रिवाइंड करता है कि यार पहली बॉल ऐसी थी, दूसरी बॉल ऐसी थी, तीसरी बॉल ऐसी थी, चौथी बॉल ऐसी थी। फिर वो क्या करता है ना, अपनी पूरी चीज को रिवाइंड करता है, राइट। आरपी सर नहीं थे बेटा, आरपी सर उस समय तक हमारे साथ नहीं खेलते थे, इनफैक्ट पता है शायद ऐसा हो सकता है आरपी सर सामने वाली टीम में हो। तो हमारी पता है दो ग्रुप्स बने हुए थे। आरपी सर जहां पे रहते थे ना, आरपी सर जहां पे रहते थे वहां पे वहीं पे हम लोग मैच खेलते थे, तो उसी लोकेलिटी में रहते थे, तो हो सकता है आरपी सर सामने वाली टीम से खेले हो। बट मेरे को याद नहीं है, इसमें इतनी मेमोरी नहीं है मेरी इतनी अच्छी। तो मैंने अपनी बुक में भी इसका कुछ मेंशन नहीं कर रखा, आरपी सर का मैंने मेंशन नहीं कर रखा, तो इसलिए मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है। फिर भी आप रिवाइंड करते हो कि यार ये क्या हो गया यार, ठीक है। तो लिटरली दोस्तों इसका जो पूरा बॉटम लाइन है ना, वो ये है कि पूरा दिन वो बर्बाद हो गया मेरा। तो मेरा एक और दिन बर्बाद हो गया, मेरे को लगा कि यार ठीक है। और अब क्या था कि जितना मुझे याद है ये फ्राइडे था, सैटरडे के भी हाथ पैर दो दुखते ही हैं। संडे को दोस्तों जब मैं पेपर देने गया, तो मुझे फिजिकल थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी इस वजह से, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, देखो मैंने जो चीज लिखी है ना डायरी में वो बता रहा हूं मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसको एज एन एक्सक्यूज लिखा हो, क्योंकि अब देखो अब मैं क्या बड़ा हो गया हूं, मतलब अब मैं 29 साल का हूं, मेरे में विजडम है। और मुझे ये चीज पता है कि अगर बच्चे कभी कोई चीज नहीं कर पाते ना, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज की तरह लिख देते हैं। तो मैंने एक्सक्यूज की तरह भी हो सकता है लिखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सही में मेरी बॉडी पेन कर रही हो, ठीक है। तो मैंने दोस्तों ये चीज लिखी हुई थी कि भाई मेरी बॉडी पेन कर रही थी। अब मैंने क्या किया कि मैं पेपर देने गया, 9 से 12 का पेपर था, ठीक है। मैं पेपर दे के आया, स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था। जस्ट इमेजिन आप लोग एक बहुत खराब फॉर्म में थे आप, ठीक है, या फिर एक साल चोटिल रहे और फिर उसके बाद सीधा आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि यार पहले मैच में आपकी बिल्कुल बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो मेरा भी यही इंटेंट था, ठीक है। और मैं बस ये सोच रहा था, पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था भाई, जैसी परफॉर्मेंस बॉलिंग में थी ना, वैसी परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रस्ट तो यहाँ पे भी लगा हुआ है, जंग तो यहाँ पे भी लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि यार वैसी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा पहला दिया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन गया, और इस बार दोस्तों पता है केमिस्ट्री के पेपर की जगह मैंने मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया, और उसका बहुत सिंपल रीजन था कि यार लो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, तो क्या मैथ्स का पेपर करो, मैथ्स का पेपर करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने मैथ्स का पेपर किया, और दोस्तों काफी बढ़िया मेरा मैथ्स का पेपर हुआ, ठीक है। फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया। पहले पेपर के बाद अब मैं रिलैक्स हो गया, मैंने कहा देखो क्यूमुलेटिव टेस्ट है तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। और पेपर दोस्तों मुझे पता है मतलब मेरा अच्छा गया। फिर ब्रेक हुआ, मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मैं बात करता ना तो मेरा मूड कुछ ना कुछ तो खराब होता, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक शायद की है। फिर दूसरा पेपर हुआ, दूसरा पेपर मैंने काफी कॉन्फिडेंटली दिया। पहले केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, फिर मैथमेटिक्स किया, जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा कि भाई पहले केमिस्ट्री करो जल्दी से, फिर फिजिक्स करो, फिर मैथमेटिक्स करो। फिर मैंने घर जाके स्कोर लगाया, मेरे 76% आए। अब क्यूमुलेटिव टेस्ट में 76% बहुत अच्छा होता है, बट मैंने एक चीज ओवरलुक की, वो ये था कि भाई पेपर, क्योंकि 2007 का पेपर बहुत इजी आया था, तो इस बार मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पेपर काफी आसान दिया था। मेरे 76% आए। मैं गया, अपने दोस्तों से मिला, विशाल से पूछा यार भाई तेरी कितनी परसेंट आई, उसने बोला 84%। मैंने कहा अरे बाप रे 84%, मैंने कहा सही बोल रहा है क्या? उसने कहा हाँ यार 84% बहुत इजी पेपर था। 5 लोगों से मैं मिला जिनकी 80 से ऊपर परसेंट थी। फिर मैंने कहा अब हिम्मत नहीं है भाई, अब और लोगों से पूछने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। 50% चांस थे अब तो कि भाई टॉप 10 में भी आएंगे। 5 बच्चे तो मिल ही गए जो 80 से ऊपर थे।
पेपर इजी था, सर ने एनालाइज किया, तीनों फैकल्टी मेंबर्स ने पेपर डिस्कस किया और निकल के आया कि बहुत इजी पेपर था। और आइडियल स्कोर हम लोग को पता है, एक चीज बताते थे कि भाई अगर आप टॉप 100 में आना चाहते हो ना, तो आपके इस पेपर में 78% आने चाहिए थे। मेरे 76 आए थे। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। बट वही था यार, मतलब मेरे अंदर ऐसा नहीं था, मतलब बहुत नेगेटिव इमोशंस नहीं आए इस चीज को लेके, क्योंकि मैं बस सिंपल ये चीज सोच रहा था कि अगर सर ने टॉप 100 में 78% बोला, इसका मतलब मैं टॉप 250 के अंदर तो हूँ, और टॉप 250 में हूँ, मतलब मेरी टॉप 10 में रैंक आ सकती है। बट मैं और पूछूंगा नहीं किसी से कि भाई टॉप 100 में रैंक, मतलब टॉप 10 में रैंक आएगी या नहीं आएगी। अब मैं अपने नैतिक काम में बिजी हो गया, एनालाइज कर लिया था सारा पेपर, जो अपनी शॉर्टकमिंग्स थी वो सब लिख ली, पूरा पेपर 1 पेपर 2 को एनालाइज किया कि कितनी सिली मिस्टेक हुई, सब चीजें एनालाइज करके पेपर को जहां जिस फाइल में मैं रखता था मैंने रखा, और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 2 दिन पास हुए, और ये मैसेज है जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। एंड आई मूव्ड ऑन टू कंप्लीटली engrossed in keeping pace with the topics taught, I completely forgot about the result. In one of the breaks I heard a hum of voices that drew my attention and made me go out of the classroom. There I got to know the result of the recent test was displayed, which made my heart pounding faster. Result देखने के लिए, though I was nervous, yet I was curious to know my result. Keeping my fingers crossed, I want to see the result. I went to see the result. As soon as I saw that my name was pinned at rank 9, my unstable equilibrium turned into a stable one. Though it was not the rank I estimated on the basis of my calculated marks after the test, but this definitely was what I targeted for. That is under top 10. मैंने सोचा था टॉप 5 में आ जाऊंगा, बट दोस्तों जब इतनी बर्बादी हो चुकी होती है ना कि टॉप 20 से बाहर चले गए, तो ये सोचना कि आप टॉप 5 में आ जाओगे वापस से, ये थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस होना होता है। ठीक है, आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हो, गिरती परफॉर्मेंस एक साथ है, गिरती परफॉर्मेंस एक साथ है, मगर उसको इंप्रूव करना धीरे धीरे ही होता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई बाकी के जो आपके बच्चे हैं वो हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं। तो जो टॉप 20 में जो बच्चे आए थे वो लगातार मेहनत कर रहे हैं टॉप 10 में आने की। तो उसके बावजूद भी अगर आप टॉप 10 में आ पाए ना, इसका मतलब ये है, मैंने ये चीज सोची कि भाई 25 के करीब रैंक थी, टॉप 10 में तो आ गए ना यार, 5 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर तक तो आ गए ना, बस बहुत है। अब इस 3 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर करना है, लाइफ सेट हो जाएगी वापस से। और फिर इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने आगे की अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन है ना, वो यही है कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, उसमें आपके 2 साथी हैं यार। 2 साथी कौन है? एक आपके टीचर्स है और एक आपके पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताता हूँ, दोस्त लोग आपको जो राय देंगे ना, या जो आपको मतलब सजेशन देंगे, वो हो सकता है इम्प्रैक्टिकल हो, ठीक है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि उनको उन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मगर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स जो आपको सजेशन देंगे ना, हमेशा वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। और जब एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई चीज कही जाती है ना, वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर उस चीज को उस समय समझ में आ जाए ना किसी बच्चे को, एक्चुअली क्या होता है कि हमें बाद में समझ में आता है, बहुत सारी चीजें हमें बाद में समझ में आती है। जब हम 10th बोर्ड पास कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि यार उस समय ये कर लेना चाहिए था। जब हम जेई क्लियर कर लेते हैं खराब रैंक के साथ, तब हमें याद आता है कि यार उस समय ये कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों लाइफ में कोशिश हमें ये करनी है कि हम करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज समझ जाए। अगर आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज समझ गए ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी जो पोटेंशियल है ना, वो आप पक्का अचीव करोगे। और जब हम ये सीख जाते हैं ना, ये समझ जाते हैं कि यार ये चीज सही है और इस चीज को हमें इसी समय करना है, ठीक है, ये वाला जो कसम, जो काम हमें करना चाहिए, राइट, ये वाली जो चीज अगर आप समझ गए ना, क्या आपको मोबाइल गेम खेलना चाहिए? नहीं। मोबाइल खेलना सेकंड कैटेगरी का काम है, थर्ड कैटेगरी का काम है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए मगर हम करते हैं। सेकंड कैटेगरी, होमवर्क नहीं करना, रिवीजन नहीं करना खुद से, दूसरों के ऊपर अपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बना लेना, ये सेकंड कैटेगरी का काम है। हमें काम क्या करना चाहिए? होमवर्क खुद करना चाहिए, हमारे नोट्स खुद बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स खुद बनाने चाहिए। बच्चे इधर से उधर भटकते रहते हैं, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। भाई एक बार गाइडेंस लेके बनाना चालू करो, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? समझ रहे हो? सो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये सब चीजें मैं अपने आप को लकी मानता हूं। आई वॉज ऑलवेज रिसेप्टिव,
आई वॉज ऑलवेज रिसेप्टिव का मतलब क्या है, मेरी ईगो इतनी भी हाई नहीं थी कि मैं लोगों की बात ना सुन सकूं, लोगों की बात मान ना सकूं। और बिकॉज ऑफ दिस नेचर मैं दोस्तों सक्सीड कर पाया। सो आई होप आप लोगों को आज की जो व्लॉग थी उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है। और वो इंपॉर्टेंट मैसेज दोस्तों यही है कि आप लोगों को जो करना चाहिए ना वो आपको करना पड़ेगा, जो आपको नहीं करना चाहिए वो आपको नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपका भला चाहते हैं। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से उनको रख पाएंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अमेजिंग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, राइट। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया। और दोस्तों आप देखो, ये जो कुछ एपिसोड्स थे ना, ये छोटे थे एक्चुअली, क्योंकि क्या है, ये बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस पे बेस्ड थे। अब जो आगे के वीडियोस है ना दोस्तों, वो काफी बड़े होने वाले हैं। उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमनिस्टिक एंगल्स भी आएंगे, जो रोजमर्रा की चीजें होती थी ना वो भी आएंगी। और अब वापस से लाइफ ट्रैक पे आ गई थी। मैं दोस्तों क्या है, मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि मैं जो सैड मोमेंट्स है ना, मैं उनको बहुत लंबे समय तक नहीं बताना चाहता, ठीक है। क्योंकि सैड मोमेंट्स दोस्तों क्या है, देखो क्या होता है ना लाइफ में, अच्छी चीज है ना वो बहुत जल्दी निकल जाती है। मगर जिस जिस समय आप सैड मोमेंट को जी रहे होते हो ना, उस समय टाइम क्या बहुत धीरे धीरे निकलता है, ऐसा लगता है आप लोगों को कि बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। तो उस चीज को मैं कॉम्पनसेट कैसे करता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग में उस टाइम को बहुत जल्दी निकाल देता हूँ। बिकॉज लाइक आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, यू हैव सीन मी एज अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मैं उस टाइम को निकाल देना चाहता हूँ। बट आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट, आई हैव मेड माई मैसेज, एंड आई होप यू विल फॉलो दिस ऑल्सो।